नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कल हमने क्लास 10 का 2.1 पूरी की थी। रियल नंबर था जो, उसमें हमने 2.1 कल पढ़ ली थी और मैंने जो क्वेश्चन छोड़े थे शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे। यदि अभी भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 2.2 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ भाजकता के नियम बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि आगे चलकर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उन अभाज्य गुणनखंड में भाजकता के नियमों का प्रयोग होगा। इसलिए मैं पहले ही आपको भाजकता के जितने भी प्रकार के नियम हैं वो नियम करवा देता हूं ताकि आपको आगे चलकर दिक्कतें नहीं हो। तो भाजकता के नियम हम करते हैं, आप साथ में लिखते रहेगा। यह है भाजकता के नियम। भाजकता के नियम हम बात करेंगे दो की भाजकता का नियम। पहले हम बात करेंगे दो की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आदि हो तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। वापस सुन लीजिए, आप लिखते रहेगा, मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि लैंग्वेज बहुत ज्यादा हो जाएगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए आप लिखते रहेगा कि दो की भाजकता का नियम का मतलब यह है किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6 हो और उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। इसे ही हम दो की भाजकता का नियम कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, अपने पास है 48। ये 48 में यदि 2 का भाग जाएगा तो ये संख्या जो है क्या कहलाएगी? दो की भाजकता के नियम का पालन करेगी। यानी देखो, 2 का भाग देते इसमें, दो की भाजकता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, यानी यहां पर अपने पास से 8 है, यानी 8 इकाई का अंक है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, शेषफल कितना बच रहा है? शेषफल जो है आपका 0 बच रहा है, यानी इस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो ये दो की भाजकता का नियम का पालन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं 3 की भाजकता का नियम। दूसरा है 3 की भाजकता। 3 की भाजकता में क्या है कि मान लो आपको कोई संख्या दे रखी है। क्या दे रखी है आपको? संख्या। उस संख्या में जो अंक है, उस संख्या में जो अंक है, उन अंकों का यदि मैं योगफल करूं, अंकों को जोड़ूं, जोड़ने के बाद यदि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। वापस सुन लेगा कि मान लो आपके पास में कोई संख्या है। क्या है? आपके पास में कोई संख्या है और संख्या में जो अंक है, मैं उन अंकों को यदि जोड़ लूं, संख्या के जो अंक है उन अंकों को मैं यदि जोड़ लूं और जोड़ने के बाद में यदि उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य या भाज्य होती है। यानी देखो कि ये 45 मेरे पास एग्जाम्पल के रूप में है और मैं देखता हूं कि 45 में 5 भी एक अंक है और 4 भी एक अंक है। मैं इन दोनों अंकों को यदि जोड़ूं, यानी 4 और 5 कितने हुए? 9 में 3 का भाग क्या पूरा पूरा जाता है? देखते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यह आ गया 3 और शेषफल के रूप में कितना प्राप्त हुआ? 0। यानी किसी संख्या के अंकों के योगफल को में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वह संख्या 3 से भाज्य होती है और यही 3 की भाजकता का नियम कहलाता है। अगला आता है अपने सामने 4 की भाजकता का नियम। तीसरा है 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता का नियम कहता है कि आपके पास में कोई संख्या है। क्या है? आपके पास में कोई संख्या है और संख्या में इकाई और दहाई के अंकों में, इकाई और दहाई के जो अंक है, यानी वो जो संख्या बन रही है इकाई और दहाई वाली, यदि उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो जो वह संख्या है वह संख्या क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि मेरे पास में है 256। क्या है? 256। 256 में है 6 जो है ये अपना इकाई का अंक है
और जो 5 है वो क्या है, दहाई का अंक। यानी इन दोनों अंकों में यदि मैं 4 का भाग दूं, यानी 56 में यदि मैं 4 का भाग दूं, तो देखो 4 एकम 4, एक इधर आ गया, 4 चौक 16, यानी 14 बार जाता है और शेषफल के रूप में कितना प्राप्त होता है, शून्य। अब इकाई और दहाई के अंकों में भाग देने पर जो शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, यानी ये हुआ कि ये संख्या जो है 4 से क्या होगी, विभाज्य या भाज्य होगी। देखिएगा ये था 4 की भाजकता का नियम। अगला है अपने पास 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम। 5 के भाजकता का नियम कहता है कि यदि आपके पास कोई संख्या है और संख्या में इकाई अंक, यदि आपके पास कोई क्या है, संख्या है और संख्या में जो इकाई अंक है वो 0 और 5 है, 0 और 5 है, तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा जाता है और वो संख्या क्या कहलाएगी, 5 की भाजकता का नियम का पालन करेगी। जैसे उदाहरण देख लो आप, ये मान लो आपके पास में है 55, मैं बोलूं क्या 55 जो है, यानी 55 जो संख्या है 5 की भाजकता का नियम का पालन करेगी अथवा नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, 55 में 5 का भाग देखेंगे, यदि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए, शेषफल यदि शून्य प्राप्त हो जाए तो संख्या 5 की भाजकता का नियम का पालन करेगी। तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी 11 बार गया और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, शेषफल आपका प्राप्त हुआ शून्य। यानी जो 55 है वो आपकी 5 की भाजकता का नियम का पूर्णतः पालन करता है। अगला है आपकी भाजकता के नियम में 5वें नंबर का है 6 की भाजकता। 6 की भाजकता का नियम। 6 की भाजकता का नियम का मतलब यह है कि आपके पास में कोई संख्या है, कोई आपके पास में क्या है, संख्या है और संख्या में 2 व 3 का भाग पूरा पूरा जाए तो वे संख्या 6 की भाजकता का नियम का पालन करेगी। वापस सुन लो कि मान लो आपके पास में क्या है, संख्या है और संख्या में 2 व 3 का भाग जाता है तो वे संख्या 6 की भाजकता का नियम का क्या करेगी, पालन करेगी। अगला है अपना छठा और वो है 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम। 8 की भाजकता का नियम कहता है कि आपके पास में कोई संख्या है और संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों में यदि 8 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वे संख्या 8 से विभाजित होगी। यही 8 की भाजकता का नियम होता है। क्या होता है कि आपके पास में कोई संख्या है और संख्या के इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन अंकों में यदि 8 का जो भाग है पूरा पूरा जाए तो वे संख्या 8 से विभाजित होगी। इसे ही हम 8 की भाजकता का नियम कहते हैं। अगला है अपने पास 7वें नंबर का, वो है 9 की भाजकता का नियम। आप साथ में लिखते रहिएगा। 9 की भाजकता का नियम कहता है कि आपके पास में कोई संख्या है, क्या है, आपके पास में कोई संख्या है और संख्या के अंकों को यदि मैं योग करूं, संख्या के अंकों का यदि मैं योग करूं और योग करने के बाद में यदि उसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाए तो वे संख्या 9 से क्या होगी, भाजित होगी, विभाजित होगी। 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। वापस सुनो एक बार, क्या है कि आपके पास में कोई संख्या है और संख्या के मैं अंकों का योग करूं और योग करने के बाद 9 का भाग उसमें यदि पूरा पूरा जाए तो वे संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। इसे ही 9 की भाजकता का नियम कहते हैं। लास्ट जो है अपना वो है 11 की भाजकता का नियम। 11 की भाजकता का नियम कहता है कि मान लो आपके पास में कोई संख्या है, क्या है, आपके पास में संख्या है और संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंक का दोनों का योग करो, यानी सम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ो और विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हैं उनको जोड़ो और फिर दोनों का आपस में अंतर निकालो। यदि जो अंतर है 0, 11 का गुणक प्राप्त हो तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी उस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा
वो संख्या 11 की भाज्यता का नियम का पालन करेगी। वापस समझ लीजिएगा कि आपके पास में कोई संख्या है और संख्या में सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करना है और विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करना है, फिर दोनों को माइनस करना है। यदि माइनस करने के बाद में जो आपको प्राप्त होता है वो 11 या 0 या 11 का गुणक प्राप्त होता है तो वह संख्या 11 की भाज्यता का नियम का पालन करेगी। अब हम करते हैं आपका चैप्टर 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आपका इस प्रकार है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। क्वेश्चन नंबर पहला है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। आपके कुल इसके 5 पार्ट है, उनमें से मैं आपको 3 करवा रहा हूं, शेष जो बच जाते हैं वो आपको खुद को करने हैं। पहला जो पार्ट है वो देखो 468, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, यानी ये 468 है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि इसमें 2 का भाग जाए या नहीं जाएगा, यानी 8 है। इकाई अंक देखना अपने को कितना है, 8 है। 8 होने का मतलब क्या हुआ, किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। अभी हमने भाज्यता के नियम पढ़े थे पहले, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, वापस 4 है, 2 का भाग जाएगा। 2 एकम 2, एक बार गया, 2 एकम 2, कितना बच गया, 1, एक इधर आ गया, कितने हो गए 14, कितनी बार गया, 7 बार। अब देखो 2 का भाग दोनों में चला गया। अब अपने पास प्राप्त हुआ 117, कितने प्राप्त हुए, 117। इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अब हम देखेंगे कि 3 का भाग जाए या नहीं जाए। उसके लिए हमने जो भाज्यता का नियम पढ़ा था वो क्या था कि अंकों का योग करो। आप क्या करो, अंकों का योग करो और उनमें देखो कि 3 का भाग जाए, यदि जाएगा तो वो 3 की भाज्यता का नियम का पालन करेगा। देखते हैं 7 और 1 कितने होते हैं, 8, 8 और 1 कितने होता है, 9, यानी 9 में 3 का भाग जाता है। तो देखो 3 का भाग 2, 3 3 9, कितने बच गए, 2, 2 यहाँ आ गए, 3 9 27, इसको मिटा लो। 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब किसका जाएगा लास्ट, 13। इसके गुणनखंड लिखने यानी गुणनफल लिखने हैं। 468 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। देखो ध्यान से, 2 कितनी बार है, 2 2 बार है, 3 कितनी बार है, 3 2 बार है, और 13। ये हो गया आपका 468 का अभाज्य गुणनखंड के रूप और गुणनफलों के रूप में। देखो ध्यान से, अगला जो है दूसरा वो है चौथा जो है आपका वो है 3825। सर्वप्रथम हम देखेंगे कि इसमें 2 का भाग जाए नहीं जाए, 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। उसके लिए हमने भाज्यता के नियम पढ़े थे। क्या पढ़ा था कि इकाई अंक यदि 0 2 4 6 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं है, नहीं 2 है, नहीं 4 है। अब हम 3 की भाज्यता का नियम देखेंगे, अंकों का योग करेंगे, यानी 5 और 7 कितने, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 8 कितने होते हैं, 15, 15 और 3 कितने होते हैं, 18, यानी 18 में 3 का भाग जाता है क्या, हाँ। तो 3 का भाग देख लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितने बच गए, 2, 3 7 21, कितना बच गया, 1, यहाँ आ गया 3 पंजे 15। वापस देखो 3 का भाग जाएगा क्या, 7 5 12, 12 और 3 कितने हुए, 15, 3 का भाग जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। वापस देखना एक बार, 4 और 2 6, 6 5 11, क्या 11 में जाता है क्या भाग, 3 का नहीं, तो किसका जाएगा, 5 का, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30, 5 7 35, 5 8 40, कितनी बार गया, 8 बार, कितने बच गए, 2, 5 25। अब किसका जाएगा, 5 का, 5 एकम 5, कितने बच गए, 3, 5 7 35। अब 17 में किसका जाएगा, 17 का ही, 17 एकम 17। लिख लो इसे, 3825 बराबर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। 3 कितनी बार है, 3 जो है आपके 2 बार है, यानी 3 का स्क्वायर। 5 कितनी बार है, 5 2 बार है, यानी 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 17। अगला देखते हैं 5वें नंबर का, ये है 20,570। देखने पर ही लग रहा है अपने को कि इकाई अंक कितना है, 0 है, तो 2 का भाग जरूर जाएगा। देखो ध्यान से, 2 एकम 2, ये 0 आ गया, 2 दूनी 4, 1 आ गया, 2 आटे 16, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब देखते हैं कि नहीं तो 0 है, नहीं 2 है, नहीं 4 है,
अब किसका भाग देखेंगे, 3 का। देखो 3 के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग। 8 और 5 कितने होते हैं, 13। 13 और 3 कितने हुए, 13 और 3 16, यानी 16 में 3 का भाग नहीं जाएगा। अब देखते हैं 4 की भाज्यता का नियम, वो इसमें पालन होगा ही नहीं। और अब हम देखेंगे 5 की भाज्यता का नियम। 5 की भाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या के इकाई का अंक 0 और 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। और अपने सामने कितना है इकाई का अंक, इकाई का अंक यहाँ पर 5 है, तो 5 का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जरूर जाएगा। देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, 2 उतारा, 2 5 से छोटा है तो भाग टूटी सुपर 0, ये 2 आगे आ गया, कितना हो गया 28, 28 में 5 का भाग 2, 5 25, कितने बच गए, 3 बच गए, 5 7 35। अब देखते हैं अपन इसमें 5 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो ध्यान से, 2057 में क्या 5 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो किसका भाग देखेंगे, 6 का। 6 में 6 की भाज्यता का नियम कहता है कि पहले आप 2 का देखो और 3 का देखो, यानी 2 का भी नहीं जा रहा है इसमें और नहीं 3 का जा रहा है। 5 का भी नहीं जा रहा, 7 का देख लो, 7 का भी नहीं जा रहा है, 8 का नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का जाएगा भी नहीं। अब लास्ट बच गया अपने पास में 11। 11 की भाज्यता का नियम क्या कह रहा है, क्या था कि आप ऐसा करो, 11 की भाज्यता का नियम समझ लेते थोड़ा इसमें, कि 11 की भाज्यता का नियम था कि आपके पास में कोई संख्या है तो संख्या में विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करो। देखो ध्यान से, 1 नंबर पर आ रहा है, ये 2 नंबर पर आ रहा है, ये 3 नंबर पर आ रहा है और ये 4 नंबर पर आ रहा है। अपने को 1 और 3 यानी विषम स्थान पर जो आने वाले अंक हैं उनका योग करना है। तो 7 और 0 में जो है, 7 में 0 जोड़ा तो कितना हो गया, ये हो गया 7। अब जो सम स्थान पर आ रहे हैं 5 और 2 कितने होते हैं, 7। अब दोनों को क्या करना, अपने को अंतर करना है, यानी 7 में 7 गया 0 और 0 प्राप्त हो गया, यानी इसमें 11 का भाग पूरा पूरा जाएगा 11 की भाज्यता के नियम के अनुसार। तो इसमें हम देंगे 11 का भाग। देखो 11 एकम 11, कितना बच गया 9, 11 अट्टे 88, कितना बच गया 8 बार गया, कितना बच गया 95, ये है 88 थे, 2 उसमें बच गए, 5 ये 7 हो गए, यानी 7 यहाँ आ गया, 11 7 77। वापस देंगे 11 का भाग, 11 एकम 11, कितने बच गए 7, 7 यहाँ आ गया, 11 7 77 और इसमें किसका भाग चला गया 17 का। लिख लो इसे, ये हो जाएगा आपका 20,570 बराबर 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 17। लिख लो इसे, 2 इंटू 5 इंटू 11 कितनी बार है, 11 2 बार है, तो 11 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू 17। तो ये थे क्वेश्चन नंबर पहले, और पहला मैंने करवाया, चौथा मैंने करवाया, पांचवा मैंने करवाया, शेष जो बच गए वो आपको सभी को करना है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं आपको एक संबंध बता रहा हूं, एक रिलेशन है अपने पास में, रिलेशन अपने पास में यानी संबंध इस प्रकार का है कि आपके पास में कोई 2 पूर्णांक है। क्या है आपके पास में, ए व बी कोई 2 पूर्णांक है, ए व बी क्या आपके पास में कोई 2 पूर्णांक है, और इन 2 पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, एचसीएफ व एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम और पूर्णांकों में क्या संबंध होता है हम देख रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम यदि मैं इन दोनों का गुणा करूं, क्या संबंध है कि आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणा करो और जो गुणनफल प्राप्त होगा वो गुणनफल किसके बराबर होगा, कि जो आपके पास में दोनों पूर्णांक थे उन पूर्णांक के गुणनफल के बराबर प्राप्त होगा। कैसा होगा कि आपके पास में जो एचसीएफ और एलसीएम है, यदि आप इन दोनों का गुणा करते हो तो इन दोनों का गुणनफल जो है आपके पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है, और यही यहां से एक रिलेशन बनता है। अब मान लो आपको यहां से एचसीएफ निकालना है, आपके पास 2 पूर्णांक दे रखे हो, एलसीएम दे रखा हो, और यदि आपको एचसीएफ निकालना तो कैसे निकालेंगे, यहां से एचसीएफ निकल जाएगा आपका a इंटू बी, और ये जो एलसीएम है कहां चला जाएगा, इसके बट्टे में। यदि यहां से आपको एलसीएम निकालना हो, ये लो एलसीएम,
तो हम क्या करेंगे, HCF को इसके बटे में भेज देंगे, ये हो जाएगा A इंटू बी बटेवा HCF। अब यदि मान लो आपको कोई दो पूर्णांक है और पूर्णांक में एक में आपको नंबर्स दे रखे, संख्या दे रखी है, और आपको बोलता है कि आपके पास में HCF और LCM इस प्रकार है, तो दूसरा जो पूर्णांक है वो ज्ञात कीजिए। तो यहां से आप ज्ञात कर सकते हो, ए का मान यदि ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, बी को इसके अपॉन में भेज देंगे, ये हो जाएगा HCF इंटू LCM डिवाइड बाई बी। यदि इसी प्रकार बी का मान निकालना हो तो ए का चला जाएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा HCF इंटू LCM डिवाइड बाई ए। तो ये संबंध जो है इस प्रकार है। और यहां से आप यदि आपके पास में दो पूर्णांक दे रखे हो, HCF और LCM दे रखा हो, या फिर दो पूर्णांक हैं और उन पूर्णांकों में LCM दे रखा हो, HCF ज्ञात करना हो तो यहां से ज्ञात कर सकते हैं, या फिर LCM ज्ञात करना हो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। एक का मान ज्ञात करना हो, LCM भी दे रखा हो और HCF भी दे रखा हो, एक पूर्णांक दे रखा हो, दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना हो तो भी हम यहां से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2, वो इसी पर आधारित है। यानी आपको सत्यापित करना पड़ेगा कि जो ये पूर्णांकों का गुणा है वो HCF और LCM के बराबर, गुणनफल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों का HCF व LCM ज्ञात कीजिए तथा सत्यापित कीजिए कि HCF मल्टीप्लाई बाय LCM बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। आपको बताना है कि पूर्णांक, जो पूर्णांक है उन पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो HCF और LCM के बराबर होता है। तो पहले अपने पास में आपके 3 पार्ट है इसके, पहला, दूसरा और तीसरा। उनमें से मैं आपको 2 पार्ट करवा रहा हूं, शेष पार्ट आपको खुद को करना है। और उसमें से पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट जो है वो है 96 और 404। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 96 और ये 404। देखिएगा ध्यान से, 2 चौक 8, 2 आठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 तिये 6, 3 एकम 3। 404 के देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4। देखो ध्यान से, 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब हम देखते हैं इसमें कि 2 का भाग तो चला गया। अब 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 की भाज्यता का नियम, दोनों अंकों को जोड़ लो, 1 और 1 कितने होते हैं, 2। क्या 2 में 3 का भाग जाता है, नहीं। 4 की भाज्यता का नियम नहीं जाएगा। 5 की भाज्यता का नियम देख लो, 0 और 5 है क्या, नहीं है। 6 7 8 9 10 11 भी देख लो आप, नहीं जाएगा। यानी इतने सारे भाज्यता के नियम देखने के बाद अपने को यह पता चल रहा है कि इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा, इसमें स्वयं का ही भाग जाएगा। यानी 100 का भाग गया और ये कितना आ गया अपने पास में, 1। क्या निकालना अपने को, पहले सत्यापित करना है HCF इंटू LCM। तो पहले अपने पास HCF और LCM होना चाहिए। तो देखो ध्यान से, यहां से हम HCF और LCM निकालेंगे, ये हो गया 96 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 3, ये है अपने पास 404। 2 इंटू 2 इंटू 101। क्या निकालेंगे, पहले निकाल लेते हैं अपन HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी मैसेप। देखो कॉमन है, ये आ गया 2, ये भी कॉमन है, ये आ गया आपका 2। क्या कॉमन है क्या, और नहीं, यानी HCF कितना हो गया अपने पास में, HCF हो गया आपका 4। अब क्या निकालेंगे अपन, LCM। एक जोड़ा में से 2, ये 2 आ गया, एक जोड़ा में से 2, ये 2 आ गया। ऊपर कितना है, ये सारे लिखने पड़ेंगे अपने को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, इंटू ये कितना बच गया, 101। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं, ये चल रहा था अपने पास में LCM, गुणा कर लो। यहां पर देखो, 2 दूनी 4, ये 4 हो गया, इधर 24 इंटू 101, इनको गुणा कर लो, 4 चौक 16, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, इंटू 101। देखने ध्यान से, 96 को 101 से गुणा करना है, 96 एकम 96, ये 6 बच गया, ये हासिल के ऊपर 9। 96 को 0 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 0,
और ये ऊपर कितना है 9, ये 9 आ गया। 96 को गुणा करना है 1 से, कितना जाएगा 96, तो ये आपका आ गया एलसीएम। अब अपने पास में सत्यापन करना है, ध्यान रखना क्या करना अपने को, सत्यापन। सत्यापन कर लेते अपन। पहले हम क्या करेंगे, एचसीएफ को गुणा करेंगे किससे, एलसीएम से। ये अपने पास में एचसीएफ को गुणा करना है एलसीएम से। एचसीएफ कितना अपने पास, एचसीएफ है अपने पास में 4, एलसीएम कितना है 9696, करो गुणा, 4 छिंग 24, हासिल की कितनी 2, 4 नाम 36, 36 और 2 38, हासिल की 3, 4 छंग 24, 24 और 3 27, हासिल की 2, 4 नाम 36, 36 और 2 कितने हुए 38, यानी 38,784 आया कितना, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। अब अपन क्या करेंगे, जो अपने पास पूर्णांक थे यानी 96 और 404 जो थे, इन दोनों का भी गुणनफल करना है। अब हम करेंगे पूर्णांकों का गुणन, पूर्णांकों का गुणनफल कर लीजिएगा। पूर्णांक कौन कौन से अपने पास में, 96 इंटू 404। मैंने आपको संबंध से ही बताया था कि इन दोनों का जो गुणा किसके बराबर होगा, पूर्णांकों के गुणनफल के। एक बार आप गुणा करके देख लीजिएगा ताकि आपको कंफर्म हो जाए। ये 404 है और ये 96, गुणा करो, 6 चौका 24, ये 2, ये बच गया 2, 6 चौका 24, 9 चौक 36, ये बच गया 3, 9 चौक 36, 4 6 2 8, 4 3 7, 6 2 8 और ये बच गया 3। कितना आ गया अपने पास में, इनका गुणा आ गया 38,784। अतः यानी जो आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम था और पूर्णांकों का जो गुणनफल था, दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो आप देख सकते हो, अतः एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पूर्णांकों का गुणनफल। दोनों कितना है अपने पास में, 38,784, लिख लो भले ही 38,784 इक्वल्स टू 38,784। ये आपका सत्यापित हो गया कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों का गुणनफल जो है पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर होता है। ये था दूसरे का पहला। अब हम करेंगे दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा इस प्रकार है, एक अपने पास में 90 है, एक है 144। क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड। वही सिस्टम देखना ध्यान से, 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब किसका भाग जाएगा, भाज्यता के नियम से 3 का जाएगा, क्या जाएगा 3 एकम 3, तीनों पंजे 15। अब किसका जाएगा 3 का, तीनों पंजे 15। ये देख लो, वापस देख लो, 2 का भाग गया 2 चौक 8, एक इधर बच गया 2 पंजे 10। 3 का भाग गया 3 एकम 3, एक इधर बच गया, तीनों पंजे 15। 3 का भाग गया 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। अब इसमें देखते हैं 144। 2 का भाग देखो, 2 साते 14, 2 दूनी 4, 2 का देखो 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 का देख लो, 2 एकम 2, 2 आटे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब क्या निकालें इनके एचसीएफ और एलसीएम, तो ये लिख लो 90 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इधर लिख लो 144, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या निकालना अपने को पहले, एचसीएफ। ये लो एचसीएफ, ये कितना आ गया, एक जोड़ा ये है यानी 2, और कॉमन है क्या नहीं है, ये 3, ये भी 3 इंटू 3, ये 3 और ये भी 3 इंटू 3। तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 तिया 6 और 6 तिये 18। कितना एचसीएफ हो गया आपका, कॉमन देख लो एक बार, 2 कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है। जो कॉमन है वो अपना एचसीएफ होता है, गुणा कर लो इनको, 2 तिया 6, 6 3 18। अब क्या निकालेंगे इनका एलसीएम, निकाल लो एलसीएम। ये इनमें से 2 आ गया, इनमें से क्या आ गया 3 आ गया, इनमें से भी क्या आ गया 3 आ गया। क्या बच गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40,
देखो ध्यान से, मैं यहां कर रहा हूं थोड़ा इसे, ये अपने पास में 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 40, देखना ध्यान से, 2 तिया 6, 6 तिये 2 तिया 6 और 6 तिया 18 इंटू 40, 18 को 0 से गुणा किया 0, 18 चौक 18 के 18, 18 दो 36, 18 54, 18 चौक 72, तो ये आ गया आपका 720। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 720 और एचसीएफ कितना है आपका 18। क्या करना है आपको, सत्यापन करना है। क्या करना है, सत्यापन करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, पूर्णांकों के गुणनफल के बराबर। कर लो, एचसीएफ कितना है अपने पास में, वो है 18, कितना है आपके पास में 18, गुणा किसे करना है, एलसीएम कितना है 720, गुणा कर लो इसे, 18 को 2 से गुणा किया, सॉरी 18 को 0 से गुणा किया 0, 18 2 36, 36 का 6 हासिल की 3, 18 7 126, 126 में 3 जोड़ो कितने हो गए 129, तो ये हो गया 12,960 एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हम क्या करेंगे, पूर्णांकों का गुणनफल देख लो ध्यान से, ये हो जाएगा पूर्णांकों का गुणनफल। क्या क्या पूर्णांक थे, पूर्णांक थे 90 इंटू 144, कर लो, 0 को सबसे करेंगे, ये आ गया 0, 9 को कर लो एक बार, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 कितने होते हैं 37 38 39, 39 का 9 हासिल की 3, 9 एकम 9, 9 और 3 कितने होते हैं 9 और 3 12, तो ये आ गया 12,960, ऊपर भी कितना अपने पास 12,960, यानी अतः हम कह सकते हैं अतः एचसीएफ इज मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इक्वल्स टू पूर्णांकों का गुणनफल। तो ये हमने सत्यापित कर लिया कि जो एचसीएफ इंटू जो एलसीएम का जो गुणनफल है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें, वो किसके बराबर आना चाहिए, पूर्णांकों के गुणनफल यानी इंटीजर के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। ये हमने क्या सत्यापित क्वेश्चन नंबर 2 से। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो इस प्रकार है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। ये अपने को जो पूर्णांक दे रखे हैं, इन पूर्णांकों का अपने को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। मैं आपको केवल 3 पार्ट ही करवा रहा हूं, शेष जो पार्ट बच जाते हैं आपको प्रैक्टिस के रूप में करने हैं। पहला पार्ट देखते हैं, 12 है, 15 है और 21, 2 का भाग जाएगा, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 7 21, 7 एकम 7। क्या निकालना, पहले अपने को एचसीएफ और फिर बाद में एलसीएम। तो हम क्या करते हैं, 12 के गुणनखंड लिख लो, 2 इंटू 3, 15 के गुणनखंड लिख लो, 3 इंटू 5, 21 के लिख लो, 3 इंटू 7। क्या निकालेंगे पहले अपन, एचसीएफ। देखना ध्यान से, जो कॉमन है वो क्या होगा अपना एचसीएफ। एक ये 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो एचसीएफ कितना आ गया अपना 3। अब क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में देखना, 3 तो ये कॉमन जो आ ही गया, ये बच गया, 2 दूनी 4, यहां पर कितना बच गया 5 और यहां पर कितना बच गया 7, 3 चौक 12 है, 12 पंजे 7 इंटू 7, गुणा कर लो, 7 को 0 से किया 0, 7 छिंग 42, तो ये हो गया 420। पहले का एचसीएफ कितना है अपने पास में 3 और एलसीएम कितना है 420। अब हम करेंगे तीसरा, यही कर लेते हैं 17, यह है 23, यह है 29। देखना 17 में किसका भाग जाएगा, 17 का, 23 में 23 का, 29 में 29 का। अब मैं आपसे बात करूं कि एचसीएफ क्या होगा। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि सर इनमें से कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ जो होगा अपना कितना होगा 0 होगा, जो कि क्या है गलत है कि एचसीएफ इनका 0 नहीं होगा। एचसीएफ कितना होगा 1 है, वो 1 होगा, कितना होगा 1 होगा। अब देखो ध्यान से, एलसीएम लिख लेना एक बार गुणनखंड के रूप में, 17 बराबर 17 ही है, 23 बराबर कितना है 23 ही है,
29 बराबर कितना है 29 भी है। एलसीएम यानी इनको गुणा कर लो, 17 23 29 गुणा करो इनको। देखो 17 एकम 17, 17 34, 51, यानी इनको गुणा कर रहा हूं मैं, एक यहाँ आ गया 5 से चला गया, 17 2 34, 34 और 5 कितने होते हैं 39, ये आ गया 391 इंटू 29, गुणा कर लो इसे 391 को 29 से, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 3 27, 27 और 8 कितने होते हैं 27 और 8 35, ये 2 से गुणा करो, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 थिया 6 और 1 7, ये 9, 2 और 1 3, 8 5 13, 8 और 3 कितने हो गए 8 और 3 11, ये हो गया 11,339, कितना हो गया 11,339। अब हम करेंगे पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवा इस प्रकार है, 40 36 और 126 का अपने को निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। पांचवा, ये अपने पास में 40, ये है 36, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करने पर, यह है 126, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4 0, 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, इसमें देखो 2 एकम 2, 2 आटे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, इसमें 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 का भाग जाएगा क्या नहीं 3 का, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, अब किसका जाएगा 7 का। क्या निकालेंगे इनके एचसीएफ और एलसीएम, लिख लो 40 के गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 36 के लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 126 के लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अपने को निकालना है एचसीएफ, देख लो कॉमन कौन कौन है, 2 2 2 2 आ गया, इनमें नहीं है 3, इसमें नहीं है सॉरी, और देख लो 3 3 इनमें है लेकिन इनमें नहीं है, 7 इनमें है इनमें नहीं है, 5 इनमें है लेकिन इनमें नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ गया अपने पास में केवल और केवल 2। अब हम निकालेंगे क्या एलसीएम, ए में से क्या आ गया 2, देखना ध्यान से, ऊपर से कितना आ गया ये 2 है, तो हम क्या लेंगे केवल 2 ही लेंगे, 2 और 5 2 पंजे 10। अब देखना 3 इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो हम 3 4 बार नहीं लेंगे बल्कि कितनी बार लेंगे 2 बार ही लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3, और ये कितना बच रहा है 7, और ये 5 दूनी 10 हमने लिख लिया था। अब देखो ध्यान से गुणा कर लो इनको, 2 दूनी 4, 4 को 10 से गुणा किया 40, 3 तिया 9, और 9 को 7 से किया 9 7 63, 0, 4 को 3 से किया 4 3 12, हासिल की 1, 6 चौका 24 और 1 25, ये आ गया आपका 2520। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड किए इनके, फिर इनको एचसीएफ और इनके एलसीएम निकाले, ये अपने को याद करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस प्रकार है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 आप जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ नहीं है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। एक खेल का मैदान है और खेल के मैदान पर रमन और अनुप्रिया नाम के 2 छात्र हैं, या कुछ भी मान लो आप, रमन और अनुप्रिया नाम के जो छात्र हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। रमन को चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं और अनुप्रिया को चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। दोनों एक ही स्थान से व एक ही दिशा से चलना प्रारंभ करते हैं। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बताइए कि प्रारंभिक बिंदु पर दोनों कितने समय के बाद मिलेंगे। वापस समझ लीजिएगा कि खेल का मैदान है और वृत्ताकार उसके चारों ओर दौड़ करनी है, यानी रमन और अनुप्रिया दोनों जो है जिस स्थान से दोनों दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो रमन को 18 मिनट लगते हैं और अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों जो है प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगे। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का क्या निकालना है, इन दोनों का निकालना है आपको एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। मैं समझा देता हूं आपको,
कि मैं एलसीएम क्यों निकालना है। ध्यान से देखिए, ये दोनों जो है वृत्ताकार पथ पर गति कर रहे हैं, वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहे हैं, एक ही स्थान से एक ही दिशा में गमन कर रहे हैं, यानी कभी ये दौड़ेंगे तो कभी अनुप्रिया आगे रहेगी, कभी रमन पीछे रहेगा, या कभी दोनों साथ में रहेंगे, या कभी अनुप्रिया आगे रमन पीछे, रमन आगे अनुप्रिया पीछे। तो ऐसे कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ न निकालते हुए क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। समझ में आया क्या? एलसीएम क्यों निकालेंगे, क्योंकि वर्ताकार पथ पर कभी तो अनुप्रिया आगे रमन पीछे, कभी रमन आगे अनुप्रिया पीछे, या कभी दोनों साथ ही दौड़ेंगे। तो इस कंडीशन में अपने को 18 और 12 का एलसीएम निकालना है, और 18 और 12 का जो एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। तो आप ये क्वेश्चन आराम से करें, और यदि फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका आंसर अतिशीघ्र दूंगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की जो संख्या है, हिंदी, अंग्रेजी और गणित में भाग लेने वाले जो विद्यार्थियों की या प्रतिभागियों की जो संख्या है, प्रतिभागियों की जो संख्या है 60, 84 और 108। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं, प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो आवश्यक कमरों की जो न्यूनतम संख्या है वो ज्ञात कीजिए। यानी अब हम हल करेंगे इसे, तो ये कह रहा है चूंकि न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है, क्या है, न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है, न्यूनतम कमरों की आवश्यकता है, इसलिए प्रतिभागियों में या प्रतिभागियों कमरे में, ऐसा लिख लो, में प्रतिभागियों की संख्या कौन कौन सी, 60, 84 संख्या क्रमशः 60, 84 व 108 का HCF होगा। क्या होगा कि जो कमरे में प्रतिभागियों की जो संख्या होगी वो कैसे निकालेंगे अपन, एक कमरे की बात कर रहा हूं मैं, एक कमरे में कितने प्रतिभागी आएंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, 60, 84 और 108 यानी जो तीनों विषय हैं, उन तीनों विषय के जो विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, उन तीनों विषय के प्रतिभागियों की हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्यों निकालेंगे पता चल गया ना, निकालते हैं एचसीएफ, देखो ध्यान से। तो ये है 60, ये है 84, ये है 108। गुणनखंड कर लो। अब आज गुणनखंड करें अपन, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 का भाग 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 2 7 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। क्या निकालना अपने को, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा देख लो एक बार, ये लिख लो 60, 2 2 3 5, इधर है 84, 2 2 3 7, यह है 108, 2 2 3 3 3। क्या निकालना अपने को निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना अपने को, एचसीएफ, यानी एचसीएफ निकाल लो, 2 2 2, ये आ गया कॉमन अपना 2, इनमें भी 2 2 है, यहां से आ गया 2, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ आ गया अपने पास 3, गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। यानी प्रत्येक कमरे में, कमरे कितने होंगे ये पता नहीं है, लेकिन प्रत्येक कमरे में जो प्रतिभागियों की संख्या होगी वो कितनी होगी,
कितनी होगी? 12 प्रतिभागियों की संख्या होगी, यानी एक कमरे में केवल और केवल 12 प्रतिभागी बैठाए जा सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक कमरे में जब 12 प्रतिभागी बैठाए जा रहे हैं तो अपने को कुल न्यूनतम कितने कमरों की आवश्यकता होगी? समझिएगा कि मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास कुल 20 छात्र हैं। कितने छात्र हैं हमारे पास? कुल 20 छात्र हैं और एक कमरे में केवल और केवल 5 छात्र ही बैठते हैं। एक कमरे में केवल और केवल 5 छात्र ही बैठते हैं। तो बताओ कि 20 छात्रों को बैठने के लिए कितने कमरों की आवश्यकता होगी? यानी एक कमरे में 5 बैठ रहे हैं, दूसरे कमरे में 5 बैठ जाएंगे, तीसरे कमरे में भी 5 बैठ जाएंगे, चौथे कमरे में भी 5 बैठ जाएंगे, यानी टोटल मिलाकर 4 कमरे और 20 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो हमने क्या किया? 20 में किसका भाग दिया? 20 में किसका भाग दिया? 5 का भाग दिया। यानी 20 में हमने जब 5 का भाग दिया तो कमरों की संख्या कितनी आई? 4 आई। ठीक उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो प्रतिभागियों की जो संख्या है, उन प्रतिभागियों की संख्याओं को आपस में जोड़कर एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या का क्या दे देंगे? उसमें भाग। भाग देने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही प्राप्त होगी अपने पास कमरों की संख्या। यानी आगे देखते हैं, ये हो जाएगा आवश्यक कमरों की संख्या। तो क्या करेंगे अपन? आवश्यक कमरों की संख्या निकालने के लिए प्रतिभागियों की संख्या का योग करेंगे, यानी कुल प्रतिभागियों की संख्या में किसका भाग देंगे? एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या का, यानी किसका भाग देंगे? 12 का। तो यहां कर देना आप प्रतिभागियों की कुल संख्या बटेवा एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या। यानी प्रतिभागियों की कुल संख्या, इन सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी 60 प्लस 84 प्लस 108। और एक कमरे में बैठने वाले प्रतिभागियों की संख्या हमने निकाली थी, कितनी थी? 12। तो इसमें दे दो भाग किसका? 12 का। जोड़ लो इनको, 8 और 4 12, 12 और 0 12, ये हासिल 1 और 8 9, 9 और 6 15, हासिल लग गई 1 और 1 कितना हो गए? 2 बटेवा 12। 252 में 12 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 बार गया 1 बच गया, 12 कम 12, यानी कितना प्राप्त हुआ? 21। 21 का मतलब ये हुआ कि जो टोटल जो विद्यार्थी हैं 252, एक कमरे में यदि 12 बैठ रहे हैं तो इन सबको बैठने के लिए 21 न्यूनतम, यानी 21 कमरों की क्या होगी? इनकी आवश्यकता होगी। कितने कमरों की आवश्यकता होगी? 21 कमरों की इनको आवश्यकता होगी। लिख देना अतः प्रतिभागियों को बैठाने के लिए 21 कमरों की आवश्यकता होगी। तो ये था अपना 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, यानी अंतिम क्वेश्चन। मेरे हिसाब से लगभग आपको समझ में आ गया होगा। एक बात थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या क्रम से 60, 84 और 108 है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाते हैं तो पहले हम निकालेंगे कि एक कमरे में कितने विद्यार्थी बैठे जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया? इन तीनों का, यानी तीनों विषय के जो विद्यार्थी प्रतिभागी थे उन प्रतिभागी की संख्याओं का हमने निकाला एचसीएफ। एचसीएफ निकालने से ये प्राप्त हुआ कि एक कमरे में लगभग 12 विद्यार्थी बैठाए जा सकते हैं। एक कमरे में 12 विद्यार्थी बैठाए जा सकते हैं। तो कुल विद्यार्थी अपने पास में कितने हैं? इनको ऐड करने पर 252 कुल विद्यार्थी हैं। और एक कमरे में जब 12 विद्यार्थी बैठाए जा सकते हैं तो 252 में जब 12 का भाग देंगे तो प्राप्त होगा 21। यानी ये प्राप्त हुआ कि अतः प्रतिभागियों को बैठाने के लिए 21 कमरों की आवश्यकता होगी। और यही क्वेश्चन पूछा था कि कितने न्यूनतम कमरों की आवश्यकता होगी। आप न्यूनतम लिखो, भले ही 21 लिख लो, एक ही बात है कि अतः प्रतिभागियों को बैठाने के लिए न्यूनतम लिख लो
नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं, न्यूनतम 21 कमरों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ये था आपका प्रश्नावली 2 पॉइंट। तो मेरी ओर से मैंने पूरा प्रयास किया कि बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आप एक बार करें, मैंने आपको समझा दिया था। और बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।